हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं इंटीरियर ऑफ द अर्थ के बारे में या इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ के बारे में। अब इंटीरियर ऑफ द अर्थ को समझने से पहले मैं चाहता हूँ कि हम एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का आंसर दें, एंड दैट इज़ व्हाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट टू स्टडी द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। अब देखो, हम तो अर्थ की सरफेस के ऊपर रहते हैं, तो अर्थ के इंटीरियर में क्या चल रहा है, क्या प्रोसेसेस हो रहे हैं, हमें उससे क्या लेना देना। भाई हम तो ऊपर की तरफ रहते हैं, तो इंटीरियर में जो भी चल रहा हो हमें उससे क्या लेना देना। बट ऐसा नहीं है। अर्थ के इंटीरियर को समझना बहुत ज़रूरी है, और वो इस वजह से अर्थ के सरफेस का जो भी कॉन्फ़िगरेशन है, कॉन्फ़िगरेशन से मेरा मतलब है कि अर्थ पे कहीं हमें माउंटेन्स मिलते हैं, कहीं हमें वॉल्केनोज मिल जाएंगे, कहीं हमें प्लेन्स मिल जाएंगे, मैदानी क्षेत्र जिसे हम कहते हैं। तो अर्थ पे हमें अलग अलग जोग्राफिकल फीचर्स मिलती हैं, और इस सारी जोग्राफिकल फीचर्स को कलेक्टिवली मैं बोल रहा हूँ कॉन्फ़िगरेशन। तो अर्थ के सरफेस का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो कहीं ना कहीं अर्थ के इंटीरियर में जो प्रोसेस चल रहे हैं उन पे डिपेंडेंट है। जैसे आपको ध्यान होगा, हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया है कन्वेक्शनल करंट थ्योरी के बारे में। जिन्होंने वीडियो नहीं देखी, आप जाके वो वीडियो देखो, तो आपको पता लगेगा कि कन्वेक्शन करंट्स होते क्या हैं और कैसे वो कन्वेक्शन करंट हमारी अर्थ की सरफेस के कॉन्फ़िगरेशन को चेंज कर रहे हैं। तो हमने देखा था कन्वेक्शन करंट्स जो हैं वो ड्रिफ्टिंग ऑफ कॉन्टिनेंट्स या ड्रिफ्टिंग ऑफ लिथोस्फीयर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो ऐसे ही अर्थ के सरफेस के अंदर जो भी प्रोसेस चल रहे हैं, वो सारे प्रोसेस जो हैं वो अर्थ की कॉन्फ़िगरेशन को शेप करते हैं या उसे चेंज करते हैं। अर्थ की जो कॉन्फ़िगरेशन है वो बेसिकली दो टाइप के फैक्टर्स की वजह से अफेक्ट होती है। एक होते हैं आपके एक्सोजेनिक और दूसरे होते हैं आपके एंडोजेनिक। अब एक्सोजेनिक का मतलब क्या है? एक्सो का मतलब होता है, वर्ड का मतलब होता है एक्सटीरियर या बाहर की तरफ। तो एक्सोजेनिक प्रोसेस वो प्रोसेस होते हैं जो अर्थ की सरफेस के ऊपर एक्ट करते हैं। जैसे हो गए आपकी विंड या फिर रनिंग वाटर। अब ये विंड हो गई या रनिंग वाटर हो गया, ये इरोड करते हैं अर्थ को काटते हैं। कहीं आज की डेट में हो सकता है हमें माउंटेन्स मिल रही हों, लेकिन आज से करोड़ों साल आगे चल के हमें हो सकता है वो माउंटेन्स ना मिले। ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो एक्सोजेनिक फोर्सेस हैं, एक्सोजेनिक प्रोसेस हैं, ये क्या करेंगे, धीरे धीरे करके उसे इरोड करते चले जाएंगे, उसे काटते चले जाएंगे। ऐसे ही दूसरे प्रोसेस जो अर्थ की कॉन्फ़िगरेशन को अफेक्ट कर रहे हैं वो है हमारे एंडोजेनिक प्रोसेसेस। एंडोजेनिक, एंडो वर्ड का मतलब होता है इनसाइड या इंटीरियर। तो ये वो प्रोसेस हैं जो अर्थ के इंटीरियर में काम कर रहे हैं। जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया कन्वेक्शन सेल्स या कन्वेक्शन करंट्स। वो कन्वेक्शन करंट्स मेंटल में जो है वो ओरिजिनेट होते हैं, और वो क्या करते हैं, हमारी क्रस्ट जो है, लिथोस्फीयर जो है, उसे ब्रेक भी करते हैं, और उसकी वजह से कहीं माउंटेन्स बन रही हैं और कहीं आपकी नासेंट सी जो है वो डेवलप हो रही है। तो इसी वजह से अर्थ के इंटीरियर को समझना ज़रूरी है, क्योंकि वो अर्थ के कॉन्फ़िगरेशन को शेप कर रहे हैं। यहाँ देखो, ये है हिमालयाज़। ठीक, सबको ही पता होगा हिमालयन माउंटेन्स के बारे में। ये हिमालयाज़ यहीं पे क्यों बने हैं? ये हिमालयाज़ यहाँ पे कहीं क्यों नहीं बन गए? वाई द हिमालयाज़ फॉर्म्ड ओवर दिस रीजन ओनली? ऐसा क्यों है? ऐसे ये जो आपको शेडेड पोर्शन दिखाई दे रहा है ना यहाँ पे, ये शेडेड पोर्शन, इसको हम बोलते हैं सरकम पैसिफिक रिंग ऑफ फायर या फिर पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। रिंग ऑफ फायर हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ पे वर्ल्ड के सबसे ज़्यादा एक्टिव वॉल्केनोज जो हैं वो आपको देखने को मिलते हैं। तो जब वॉल्केनिक इरप्शन होता है तो ऐसे ही लगता है जैसे आग लग गई हो, इसीलिए हम इस रीजन को बोल रहे हैं पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। अब ये जो वॉल्केनोज हैं, एक्टिव वॉल्केनोज हैं, ये इसी रिंग ऑफ फायर के रीजन में क्यों डेवलप हुए हैं और कहीं क्यों नहीं डेवलप हो गए? ऐसे ही यहाँ पे एक कंट्री पड़ती है, बहुत फेमस है, सबने नाम सुना होगा, जापान, जिसे लैंड ऑफ द राइजिंग सन भी कहा जाता है। जापान में आपको पता होगा डेली बेसिस पे बहुत सारे अर्थक्वेक्स आते हैं। तो जापान में ऐसा क्या है कि वहाँ पे इतने सारे अर्थक्वेक आ रहे हैं? या तो जैसे दुनिया जापान से चिढ़ती है क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा मेहनती लोग होते हैं, वो अपने वर्क के लिए बहुत डेडिकेटेड होते हैं, तो हो सकता है नेचर भी उनसे जलती हो और इसी वजह से कोशिश करती रहती हो कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उनका, वो इंफ्रास्ट्रक्चर टूट जाए अर्थक्वेक की वजह से, है ना। तो जापान में ही इतने सारे अर्थक्वेक्स क्यों आते हैं? ऐसे ही ये जो आपको रेड लाइन दिखाई दे रही है ना,
ये रेड लाइन, इसे हम बोलते हैं ग्रेट अफ्रीकन रिफ्ट वैली। इस रेड लाइन के अलोंग अफ्रीकन कॉन्टिनेंट जो है वो टूट रहा है, इट इज़ ब्रेकिंग अपार्ट। और आने वाले कई लाख कई करोड़ साल बाद अफ्रीका कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। ये पोर्शन पूरा का पूरा टूट के अलग हो जाएगा और यहाँ पे एक न्यू सी या नासेंट सी बन जाएगी। तो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट यहीं से क्यों टूट रहा है? इन सब प्रोसेसेस को अगर आप समझना चाहते हो तो आपको इंटीरियर ऑफ द अर्थ या इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ के बारे में समझना पड़ेगा। जैसे अगर मैं अफ्रीका की बात करूँ, यहाँ पे हम देखें अफ्रीका जो टूट रहा है ना, इसका रीज़न मैं आपको समझा सकता हूँ क्योंकि इसके बारे में हमने थोड़ा पढ़ लिया है। अगर आप थोड़ा पीछे जाओ और सोचो, हमने कन्वेक्शनल करंट थ्योरी पढ़ी थी और कन्वेक्शनल करंट थ्योरी में हमने पढ़ा था कि अगर कन्वेक्शन करंट का राइजिंग लिम्ब किसी कॉन्टिनेंट के नीचे होगा तो वो क्या करेगा, उस कॉन्टिनेंट को तोड़ देगा और डाइवर्जेंस के थ्रू जो नया लैंड मास होगा वो कॉन्टिनेंट से दूर चला जाएगा, जैसे यहाँ पे होगा। तो यहाँ पे ग्रेट अफ्रीकन रिफ्ट वैली में यहाँ नीचे की तरफ इस लाइन के अलोंग एक कन्वेक्शन सेल एक्टिवेटेड है, उसकी राइजिंग लिम्ब है, वो प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है और धीरे धीरे करके अफ्रीका को यहाँ से ब्रेक कर रहा है और आगे चल के डाइवर्जेंस के थ्रू अफ्रीकन कॉन्टिनेंट दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा और यहाँ पे क्या बन जाएगी, आपकी नासेंट सी। तो अगर आपको अर्थ के सरफेस पे जो भी प्रोसेसेस चल रहे हैं, अर्थ के सरफेस का जो कॉन्फ़िगरेशन है, कहीं हमें माउंटेन्स मिल रही हैं, कहीं हमें वॉल्केनोज मिल रहे हैं, कहीं नासेंट सी का डेवलपमेंट हो रहा है, अगर आपको इन सब चीज़ों को समझना है तो उसके लिए आपको अर्थ के इंटीरियर में जो प्रोसेसेस चल रहे हैं उन्हें समझना पड़ेगा और इसीलिए हम अर्थ के इंटीरियर की स्टडी करते हैं। सो आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर होगा। अब देखो, अर्थ के इंटीरियर की स्टडी करना इंपॉर्टेंट है, ये तो हमने देख लिया, लेकिन अब अर्थ के इंटीरियर को पढ़ें कैसे? हमारे पास क्या सोर्सेज अवेलेबल हैं अर्थ के इंटीरियर को समझने के लिए? ज़्यादातर जो हमारी नॉलेज है अर्थ के इंटीरियर को लेकर, वो ज़्यादातर नॉलेज एस्टिमेट्स और इन्फ्रेंस पे बेस्ड है। हम इंटीरियर के अंदर बहुत अंदर तक जा तो नहीं पाए हैं, बट हमारे पास जितनी भी फैक्चुअल नॉलेज है उसके बेसिस पे हम कंक्लूड करते हैं कि अर्थ अंदर से इस टाइप की होगी या अर्थ में ये सारे प्रोसेसेस चल रहे होंगे। जैसे हमने इससे पहले वीडियोस में समझा है कि अर्थ जो है वो 3 लेयर्स में डिवाइडेड है, क्रस्ट, मेंटल और कोर में डिवाइडेड है। ऐसी मेंटल का जो पोर्शन है उसके अंदर कन्वेक्शन सेल्स का डेवलपमेंट हो रहा है। तो ये सब जो हमारी नॉलेज है ये कुछ फैक्ट्स के बेसिस पे है और उन्हीं फैक्ट्स के बेसिस पे हम एस्टिमेट करते हैं और इन्फर करते हैं कि अर्थ अंदर से कुछ इस टाइप की दिखती होगी। ऑलराइट, अब अर्थ के इंटरनल स्ट्रक्चर को या अर्थ के इंटीरियर को समझने के लिए हमारे पास 2 टाइप की सोर्सेज अवेलेबल है। जो पहली है उन्हें हम बोलते हैं डायरेक्ट सोर्सेज और जो दूसरी है उन्हें हम बोलते हैं इनडायरेक्ट सोर्सेज। तो अब इन सोर्सेज को हम डिटेल में समझते हैं। तो पहली आती है डायरेक्ट सोर्सेज। अब देखो, नाम से ही पता लग रहा है हम क्या कह रहे हैं, डायरेक्ट सोर्सेज, मतलब ये अर्थ के बारे में डायरेक्टली हमें इंफॉर्मेशन देंगी। और अर्थ के इंटीरियर को समझने के लिए जो सबसे अच्छी सोर्स हमारे पास है, जो डायरेक्टली अर्थ के इंटीरियर के बारे में काफ़ी नॉलेज हमें दे देगी, वो है रॉक्स। और रॉक्स जो अर्थ के सरफेस पे मिलते हैं वो भी, और जो इंटीरियर में मिलते हैं वो भी। अब अर्थ के सरफेस पे मिलने वाले रॉक्स अर्थ के इंटीरियर के बारे में हमें कैसे इन्फॉर्मेशन दे देंगे? बिल्कुल, वो ये इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। आपने सुना होगा द प्रोसेस ऑफ इरोजन, और इरोजन के प्रोसेस में क्या होता है, जो अपर लेयर होती है अर्थ की वो धीरे धीरे करके बाय द एक्शन ऑफ विंड और वाटर धीरे धीरे करके वो इरोड होती चली जाती है, वो कटती चली जाती है। और फिर जो नीचे की तरफ अर्थ के इंटीरियर में जो रॉक्स मौजूद हैं वो धीरे धीरे करके एक्सपोज हो जाती हैं और वो सरफेस के ऊपर की तरफ आ जाती हैं। तो अर्थ के सरफेस पे मिलने वाली बहुत सारी रॉक्स ऐसी हैं जो पहले इंटीरियर में रही थी और थ्रू द प्रोसेस ऑफ इरोजन वो एक्सपोज हो गई हैं, वो सरफेस पे आ गई हैं। और इन रॉक्स की जब हम स्टडी करते हैं तो हमें पता लग जाता है कि अर्थ के इंटीरियर में किस टाइप के मिनरल्स मिल रहे होंगे, किस डेप्थ पे कितना टेम्परेचर रहा होगा, कितना प्रेशर रहा होगा और कैसे ये रॉक्स फॉर्म हुई होंगी। अब ये तो हो गई सरफेस रॉक्स। अब बहुत सारी जगह
अर्थ पे हम माइनिंग भी करते हैं, जैसे ये भाई साहब हैं आपको दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, हम माइनिंग के प्रोसेस में हम करते क्या है, हम अर्थ में एक होल करते हैं और हम अंदर की तरफ जाते हैं, और जो हमारे फाइनेंशियली इंपॉर्टेंट मिनरल्स होते हैं, जैसे कोल हो गया या फिर हमारा डायमंड हो गया, गोल्ड हो गया, हम उन मिनरल्स को बाहर की तरफ एक्सट्रैक्ट करके ले आते हैं। तो जब हम होल करके अर्थ के अंदर की तरफ जाएंगे, इंटीरियर में जाएंगे, तो वहाँ पे जो रॉक्स मिलेंगी हम उनकी भी तो स्टडी कर सकते हैं। और जब हम उनकी स्टडी करेंगे तो हमें पता लग जाएगा कि किस डेप्थ पे जाके कितना टेम्परेचर है, किस टाइप की रॉक्स बनती हैं, वो रॉक्स बन कैसे रही हैं, कौन से मिनरल्स मिल रहे हैं उन रॉक्स में, हमें वो सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगी। तो जो रॉक्स होती हैं वो सबसे इम्पॉर्टेंट डायरेक्ट सोर्स होती हैं अर्थ के इंटीरियर के बारे में, जो हमें बताती हैं, और वो ईजीली एक्सेसिबल भी होती हैं, तो हम काफ़ी कुछ अर्थ के इंटीरियर के बारे में उनसे समझ सकते हैं। जो सेकेंड डायरेक्ट सोर्स है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो है वॉल्केनोज या वॉल्केनिक इरप्शन। अब ये जो इमेज है ना, ये मैंने इंटेंशनली चूज़ किया है। अगर आप इसे देखोगे तो ये ऐसे लग रहा है जैसे दिवाली पे हम अनार बम फोड़ते हैं, कुछ उस टाइप का लग रहा है। तो मुझे ये इमेज बहुत पसंद आई थी, इस वजह से मैंने इसका यूज़ किया। अब वॉल्केनिक इरप्शन में क्या होता है, अर्थ के इंटीरियर में जो मैग्मा है, जो आपकी मॉल्टन रॉक्स हैं, पिघली हुई जो चट्टानें हैं, वो बाहर की तरफ आती हैं। और जब वॉल्केनिक इरप्शन होता है तो उसके साथ साथ गैसेस और पायरोक्लास्टिक मटेरियल भी बाहर आता है। पायरोक्लास्टिक मटेरियल का मतलब है जब वॉल्केनिक इरप्शन होता है तो वहाँ पे राख, ऐश भी बाहर आती है, और छोटे छोटे जो रॉक्स होते हैं उनके पीसीस भी जो है वो भी बाहर आते हैं साथ में। तो इस मटेरियल को कलेक्टिवली हम नाम दे देते हैं पायरोक्लास्टिक मटेरियल। तो हमारा मैग्मा, जो हमारी गैसेस बाहर आ रही हैं, और पायरोक्लास्टिक मटेरियल जो है, ये भी हमें अर्थ के इंटीरियर के बारे में बताता है। जैसे गैसेस हमें डायरेक्टली ये बता देती हैं कि अर्थ के इंटीरियर में जाके गैसेस मिल रही हैं, और कौन कौन से टाइप की गैसेस मिल रही हैं हम वो भी पता लगा सकते हैं। ऐसे ही मैग्मा जो है, अब ये मैग्मा जब बाहर आ जाएगा, अर्थ की सरफेस पे आ जाएगा, तो धीरे धीरे करके इट विल कूल डाउन, और जब ये ठंडा हो जाएगा तो इट विल फॉर्म इग्नियस रॉक्स। रॉक्स के बारे में आगे चल के पढ़ेंगे तो देखेंगे, एक टाइप की रॉक्स होती हैं इग्नियस रॉक्स। वो इग्नियस रॉक्स जो होती हैं वो मैग्मा से ही बनती हैं जब मैग्मा ठंडा हो जाता है। तो जब हम इन इग्नियस रॉक्स की स्टडी करते हैं तो हम ये पता लगा सकते हैं कि किस टाइप के मिनरल्स उस पर्टिकुलर प्लेस पे जहाँ पे वॉल्केनो हमें मिल रहा है, वहाँ पे किस टाइप के मिनरल्स इंटीरियर में जाके हमें मिल रहे हैं। तो दो हमारी डायरेक्ट सोर्सेज होती हैं। पहली हो गई हमारी सरफेस रॉक्स या फिर रॉक्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम विद इन द माइंस, और दूसरी हमारी डायरेक्ट सोर्सेज हो गई वॉल्केनिक इरप्शन। इनडायरेक्ट सोर्सेज के बारे में नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, वरना ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी और मैं नहीं चाह रहा कि ज़्यादा लंबी वीडियो बनाऊं। तो फिर नेक्स्ट वीडियो में इनडायरेक्ट सोर्सेज के बारे में डिस्कस करते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आपको लगता है वीडियो और एस्पिरेंट्स के लिए हेल्पफुल होगी तो प्लीज़ उन लोगों के साथ शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।